हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे सेंसरी प्रोसेसिंग और ऑटिज़म के बीच में क्या रिलेशन रहता है या क्या दोनों सेम हैं। अगर हम इन्हें डिफ्रेंशिएट करें तो किस तरह से करेंगे, वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें देखने की ज़रूरत रहती है कि ऑटिज़म जो है किस तरह से सेंसरी प्रोसेसिंग से अलग है। क्योंकि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स के इश्यूज़ लगभग ऑटिज़म में बहुत से अधिकतर बच्चों को अफेक्ट करते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि 90% तक बच्चे जिन्हें ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स हैं उन्हें सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स भी साथ में रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी अंदर की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं क्योंकि ब्रेन सही से इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उनके कुछ ऐसे बिहेवियर्स आते हैं जो कि उनकी लर्निंग को और उनकी ओवरऑल लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोनों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है या सेंसरी क्या है। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स का मतलब रहता है कि जब हमारा ब्रेन सही से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाया है तो हमारे बिहेवियर बहुत इनएप्रोप्रिएट से रहते हैं। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स में दो तरह के बच्चों को डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, दो तरह के बिहेवियर्स हो सकते हैं। पहला बिहेवियर रहता है सेंसरी सीकिंग, जिसमें बच्चे अपने आप को कभी इधर उधर घूमकर या फिर चीज़ों से टकरा कर सेंसरी इनपुट लेने की कोशिश करते हैं, अपनी बॉडी को वो प्रेशर देने की कोशिश करते हैं ताकि वो खुद को फील कर सकें। दूसरा एक जो सेंसरी एक अवॉइडर्स रहते हैं जो कि जिन्हें इनपुट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है और उन्हें सेंसरी ओवरलोड के इश्यूज़ रहते हैं। ऐसे बच्चे सेंसरी सेंसिटिव कहलाते हैं। जिन्हें सेंसरी सेंसिटिविटी रहती है उन बच्चों में अक्सर मेल्टडाउन्स के इश्यूज़ देखे जा सकते हैं, और जिन बच्चों को सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स रहते हैं उनमें स्टिमिंग के बिहेवियर्स नोटिस किए जा सकते हैं। तो ये दोनों ही जो कारण रहते हैं उनका आउटकम जो है वो अलग अलग तरह के बिहेवियर्स होता है जिन्हें हमें समझने की ज़रूरत होती है। अगर मैं बात करूं कि अगर आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन भी रहे हैं और आप आसपास के शोर को इग्नोर कर रहे हैं और आपका ध्यान सिर्फ मेरे सुनने पर कि मैं क्या बोल रही हूँ उस पर है, क्योंकि आप फोकस कर पा रहे हैं उस चीज़ पर, आप जानते हैं कि कहाँ आपको फोकस करना है। लेकिन बच्चे फिल्टर नहीं कर पाते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, उन्हें किस आवाज़ पर फोकस करना है। हो सकता है वो मेरी आवाज़ के ऊपर फोकस करने के बजाय वहाँ पर फ़ैन या कूलर या एसी की आवाज़ है उस पर बच्चे का ध्यान जा रहा है। तो ये एक चीज़ आप समझ ही होंगे कि किस तरह से हम एनवायरनमेंट में बच्चों का हमारा रिस्पॉन्स क्यों इनअप्रोप्रिएट रहता है। उसके यही कारण रहते हैं कि उनका ब्रेन समझ नहीं पाता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन को उन्हें एक्चुअली रिस्पॉन्ड करना है। इतना सारा इनपुट उन्हें एक साथ मिलता है या बिल्कुल भी इनपुट का फील ना होना सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स की वजह बनता है। अब मैं बात करूंगी ऑटिज़म के बारे में। ऑटिज़म एक ऐसा डिसऑर्डर है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहा जाता है इसे, जिसमें कि बच्चों के एरियाज़ जो अफेक्ट होते हैं, कम्युनिकेशन, बोलने में उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, किस तरह से बात करनी है। बच्चों की स्पीच 5 साल तक आनी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बच्चे बोलते नहीं हैं, बहुत से बच्चे हैं जो बोलने लग जाते हैं, स्पीच आनी शुरू हो जाती है। कुछ बच्चे सिर्फ वर्ड्स बोलते हैं, कुछ सेंटेंसेस पर भी आते हैं। लेकिन अगेन कहूँगी कि स्पीच को लेकर बच्चों को फिर भी इश्यूज़ रहते हैं। बच्चों को एकोलेलिया या स्टटरिंग जैसे इश्यूज़ स्पीच में देखे जा सकते हैं। ये चीज़ें बच्चों की स्पीच, उनके कम्युनिकेशन को काफ़ी हद तक अफेक्ट करती हैं। इसके अलावा जो बच्चों का एरिया अफेक्ट होता है वो होता है सोशल एरिया। कम्युनिकेशन के साथ साथ बच्चों को सोशल डिफ़िकल्टीज़ काफ़ी अधिक रहती हैं। बच्चे जानते नहीं कि डिफरेंट सिचुएशन में उन्हें किस तरह से बिहेव करना है। सोशल स्किल्स की नॉलेज कम रहती है, सोसाइटी में किस तरह से बिहेव करना है या किस तरह से किसी से बात करनी है। ऐसे में बच्चों के रिस्पॉन्स काफ़ी इनअप्रोप्रिएट रहते हैं। या तो बच्चे बिल्कुल किसी से बात नहीं करते हैं, अलग अलग रहते हैं, अपनी ही दुनिया में लॉस्ट रहना जिसे हम कहते हैं। गुरजोत जब बहुत छोटा था तो मुझे साइकोलॉजिस्ट ने बताया था कि गुरजोत को अपनी ही दुनिया में रहना पसंद है। उसने अपने आसपास एक दुनिया बना ली है जिसमें वो लगातार रहता है और उसे उस दुनिया में रहने की इतनी आदत बन चुकी है कि उसे आसपास के लोगों को वो नोटिस नहीं करता है, ना ही उसे किसी की ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में लॉस्ट है। इसी तरह से ही बच्चे अपने आप को एक दुनिया अपने आसपास बना लेते हैं और उसी दुनिया में रहना पसंद करते हैं। और जब यही एक वजह रहती है कि जब हम उन्हें सोशली अपनी तरफ पुश करते हैं कि वो हमें देखें या हमारी बात को समझें या सुने, तो बच्चे बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। एक और चीज़ जो रहती है, दूसरा एक सोशल बिहेवियर एक और रहता है बच्चों में। या तो बच्चे बिल्कुल अपनी दुनिया में लॉस्ट लगते हैं या फिर बच्चे
ओवर सोशल होते हैं, ओवरली सोशल होना जिसे हम कहते हैं। उनके बिहेवियर, उनके रिस्पॉन्स थोड़े अजीब लगते हैं हमें। वो सोशल बाउंड्रीज़ को नहीं जानते हैं, सोशल रूल्स को नहीं समझते हैं, इस वजह से वो सोशली सही से बिहेव नहीं कर पाते हैं। ये इसके अलावा जो बिहेवियर का पैटर्न अगर बात करूँ तो बिहेवियर्स उनके कुछ ऐसे रहते हैं, बहुत रिजिड और रेपिटेटिव होते हैं। रिजिड बिहेवियर्स अगेन कॉज जो है वो सेंसिटिव रहता है। अगर मैं स्टीमिंग की बात करूं, क्योंकि स्टीमिंग के बिहेवियर्स होना, चीज़ों को लाइन अप करना या हैंड फ्लैपिंग करना, जंपिंग करना, या फिर एक ही तरह की साउंड निकालते रहना, वोबल स्टीमिंग जिसे हम कहते हैं, या ऑडिटिव स्टीमिंग की इश्यूज़ हों, या फिर इधर उधर दौड़ते रहना, ये सब सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स होते हैं जिसका डीप रीज़न जो है, डीप कॉज जो है वो सेंसरी रहता है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो दोनों ही जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहती हैं। इसी वजह से 90% से भी ज़्यादा बच्चों में, और जिन बच्चों को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स है उनमें सेंस इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि बच्चा या तो अवॉइडिंग हो सकता है, अवॉइडर हो सकता है सेंसरी, या फिर वो सेंसरी उसमें सीकिंग बिहेवियर्स हो सकते हैं, लेकिन अगेन बच्चे को सेंस इश्यूज़ होते हैं। इसके अलावा सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स ADHD बच्चों या OCD बच्चों में भी देखा जा सकता है। किस तरह से हम जानेंगे कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म है या फिर उसे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स के इश्यूज़ हैं? सबसे पहले जो एक चीज़ रहती है कि बच्चों में, दोनों ही तरह के बच्चों में सेंसरी मेल्टडाउन्स या फिर स्टीमिंग के बिहेवियर्स देखे जा सकते हैं, जिसका अगेन कॉज रहता है सेंसरी इश्यूज़ का होना। इसके अलावा मैं बात करूंगी स्पीच और कम्युनिकेशन को लेकर, या सोशल डिफ़िकल्टीज़ ऑटिज़म में अलग तरह की होती हैं और SPD यानी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स में अलग तरह से होती है। रीज़न दोनों अलग अलग रहते हैं। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स में जो सोशल डिफ़िकल्टीज़ हैं या कम्युनिकेशन या स्पीच को लेकर डिफ़िकल्टीज़ हैं, बच्चों के कंसंट्रेशन बच्चे को कम होना, इस वजह से भी बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत इनएप्रोप्रिएट रहता है। दूसरी चीज़ है कि वो इन्फॉर्मेशन को सही से प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से सोशली वो सही से बिहेव नहीं कर पाते हैं। उनमें कुछ ऐसे बिहेवियर्स आ जाते हैं, चाहे मैं हिटिंग की बात करूँ, गस्ट्रेटरी नीड है तो बच्चा मुँह में कोई चीज़ें ले लेगा, या फिर अगर बच्चे को कुछ ऐसे प्रोप्रेसेप्टिव इश्यूज़ है तो बच्चे हिटिंग करते हैं, या फिर किसी के बाल खींच लेना, ये सब बिहेवियर्स देखने को मिलते हैं। ये अगेन सेंसरी से रिलेटेड रहते हैं ये बिहेवियर्स बच्चों में, जो कि सोशली उनको उस हिसाब से बच्चे नहीं सीख पाते हैं या कर पाते हैं जैसे कि न्यूरोटिपिकल बच्चे कर लेते हैं। ऑटिज़म में जो बिहेवियर है वो थोड़ा अलग रहते हैं, उनको अंदर से ही वो डेफिसिट्स हैं, वो सोशल रूल्स की जानकारी उन्हें कम है। SPD में ऐसा नहीं है कि बच्चे रूल्स नहीं समझते हैं, वो समझते हैं, लेकिन वो अपने रिस्पॉन्स, वो एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स नहीं ला पाते हैं कि उन्हें किस तरह से इन्वॉल्वमेंट में खुद को एडजस्ट करना है और रिस्पॉन्ड करना है अप्रोप्रिएट वे में, क्योंकि कुछ उनके ऐसे सेंस इश्यूज हैं जिसकी वजह से बच्चे सही से बिहेव नहीं करना सीख पाते। लेकिन ऑटिज़म में बच्चों को सोशल इम्पेयर्ड एरिया होने की वजह से, सोशली बच्चे इम्पेयर्ड रहते हैं, सोशल एरिया उनका इम्पेयर्ड रहता है, जिस वजह से बच्चे सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। सोशल रूल्स की जानकारी कम होना या उनके अंदर कुछ ऐसे सोशल डेफिसिट्स होना जिसकी वजह से बच्चे सही से बिहेव नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा थ्योरी ऑफ माइंड का होना ना होना, कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझना, उनके इमोशंस को समझना, ये सब ASD में रहता है, जो कि SPD में नहीं होता। ये मुश्किलें जिन बच्चों को ऑटिज़म रहता है उनके साथ ही होती हैं कि वो दूसरों की फीलिंग्स को समझ नहीं पाते हैं, दूसरों के मन में क्या चल रहा है उसको नहीं समझ पाते हैं। इसके अलावा फेशियल एक्सप्रेशन, इमोशंस को समझना, एम्पैथी, ये सब चीज़ें बहुत अफेक्ट होती हैं जिन बच्चों को ऑटिज़म रहता है। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सेंसरी जिन बच्चों को सिम्टम्स रहते हैं वो धीरे धीरे आने शुरू हो जाते हैं। 2.5 साल के बाद हमें पता लगना शुरू हो जाता है कि हमारा बच्चा सेंसरी वे में डिफरेंट है, कुछ ऐसे उसके बिहेवियर्स। इस बारे में भी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगी ताकि आपको जल्दी इस चीज़ का पता चल जाए कि बच्चे को सेंसरी इश्यूज़ कहाँ पर आ रहे हैं। क्योंकि बहुत से मदर्स कहती हैं कि बच्चे को कोई सेंसरी इशू नहीं है, जो बच्चा छोटा रहता है उनमें सेंसरी इश्यूज इतने सिम्टम्स क्लियर नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से भी कई बार मिसडायग्नोस होने के चांस रहते हैं। इसके अलावा यह भी होता है कई बार कि हम बच्चे को सिर्फ सेंसरी प्रोसेसिंग समझ लेते हैं, जबकि बच्चे को ऑटिज़म भी हो सकता है साथ में। ये भी हमें समझने की ज़रूरत है। और इसके लिए अगर आपको लगे कि आपके बच्चे में कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो ज़रूरी है पीडियाट्रिशियन को दिखाना और बच्चे का इवैल्यूएशन करवाना कि बच्चे को कहीं ऑटिज़म तो नहीं है। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर और ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर दोनों में काफ़ी समानताएं रहती हैं, जिसकी वजह से उनका ट्रीटमेंट भी
एक जैसा रहता है, लेकिन टारगेट अगेन मैं कहूँगी बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग होते हैं। कुछ बच्चों को सेंसी इश्यूज ज़्यादा रहते हैं, उनके सेंसी इश्यूज़ को कम करने की कोशिश की जाती है। उन्हें ओटी या सेंसी इंटीग्रेशन थेरेपी के साथ में बच्चों के सेंसी इश्यूज़ पर काम किया जाता है। लेकिन जिन बच्चों को ऑटिज्म रहता है उन्हें एबीए थेरेपी के थ्रू पॉजिटिव बिहेवियर सिखाए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन को फॉलो किस तरह से करना है, उनकी स्पीच, उनके लैंग्वेज पर काम करना, उनके सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करना और उनमें पॉजिटिव बिहेवियर्स को बनाना, नेगेटिव बिहेवियर्स को कम करना। ये सब हम रीइंफोर्समेंट के थ्रू बच्चों में एबीए थेरेपी के दौरान करते हैं। अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म है तो बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ में एबीए थेरेपी बहुत ज़्यादा मदद करती है। बच्चों में कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जो डेफिसिट्स रहते हैं, उन पर काम किया जाता है। अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में भी जब हम बच्चे का अर्ली इंटरवेंशन प्लान करते हैं उसमें भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। बच्चों के फाइन मोटर, उनके ग्रॉस मोटर स्किल्स पर काम करना और उन्हें लाइफ स्किल्स सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही बच्चों को एबीए थेरेपी में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जिससे कि बच्चों का वो गैप पूरा करने की कोशिश करना, जो डेवलपमेंट गैप रह जाता है उनमें। बाकी बच्चों के मुकाबले हमारे बच्चे पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो स्किल्स अपने आप नहीं पिक करते हैं। ऐसे में उन्हें इंडिविजुअलाइज प्लान के थ्रू बच्चों को वो ऐसी स्ट्रेटजीज के साथ में सिखाया जाता है ताकि बच्चे उन चीज़ों को आसानी से सीख पाएँ और समझ पाएँ। This is green. चलाओ. Do this. Very good. Do this. Good job. Do. Give me 5. Match with paper. Match. Which color is this? कौन सा कलर है? देना ओटी दोनों ही बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है, चाहे मैं ऑटिज़म की बात करूं या फिर जिन बच्चों को सेंस इश्यूज़ हैं, क्योंकि ओटी में ऑक्यूपेशनल थेरेपी में इन दोनों एरियाज़ को कवर किया जाता है जिससे बच्चों में लाइफ स्किल्स को लेकर कोई डिफ़िकल्टी ना हो, बच्चे अपने काम अपने आप से कर पाएँ, चाहे वो ईटिंग है या उनकी लिखने की बात करूँ या फिर रीडिंग, राइटिंग, उनका चलना फिरना, ये सब चीज़ें हम ओटी में लेते हैं कि बच्चे के फाइन मोटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है या उसके ग्रॉस मोटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को लेकर कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है। ये सब चीज़ें ओटी में की जाती हैं। बच्चे का एक इंटरवेंशन प्लान बनाया जाता है, इसके साथ में हम बच्चों की नीड्स को ध्यान में रखकर ही उसका इंटरवेंशन प्लान डिज़ाइन किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे को टारगेट्स सेट किए जाते हैं या गोल सेट किए जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को काम करवाया जाता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेंसी इंटीग्रेशन थेरेपी का ही एक कंपोनेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैं ये कहूँगी, जिसे यूज़ किया जाता है बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने में, क्योंकि बच्चे के डेवलपमेंटल स्किल्स डिलीड रहते हैं। चाहे मैं बात करूँ उनके कॉग्निशन की, उनके सेंसरी, इमोशनल या सोशल स्किल्स की, ये सभी चीज़ें बच्चों में इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्हें वो 1-to-1 सेशन देना, उनके लिए वो इंटरवेंशन प्लान करना जिससे कि बच्चों के इन स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके ताकि बच्चे इंडिपेंडेंट हो सकें। क्योंकि हमारा जो गोल रहता है मेन, बच्चों को जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में गोल रहता है बच्चों को इंडिपेंडेंस की तरफ करना कि बच्चे इंडिपेंडेंट हो सकें। इसके साथ ही बच्चों के फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल्स पर काम करना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बच्चों को कुछ इस तरह से सिखाई जाती हैं वो चीज़ें कि बच्चे ईजिली उन चीज़ों को समझ पाए। फाइन मोटर डिफ़िकल्टीज होने की वजह से बच्चे अपने काम, रोज़ के काम नहीं कर पाते हैं, जैसे कि लिखना है या फिर बच्चों को बटनिंग, जिपिंग जैसी ड्रेसिंग स्किल्स की बात करूं या फिर ईटिंग की बात करूं, बच्चों को काफ़ी मुश्किलें होती हैं। ऐसे में ओटी बहुत हेल्पफुल रहती है बच्चों को वो फाइन मोटर स्किल्स उनके इम्प्रूव करने में और उनकी ग्रॉस मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने में, ताकि बच्चे इंडिपेंडेंट हो पाएँ। इसके अलावा बच्चों को सेंसी इंटीग्रेशन थेरेपी दी जाती है। दोनों, अगेन कहूँगी दोनों केसेस में दी जाती है, क्योंकि सेंसी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स जिन बच्चों को रहता है उनके लिए ये एक नीड होती है। जिन बच्चों को टच को लेकर, स्मेल को लेकर, खाने को लेकर, वेस्टिबुलर या प्रोप्रोसेप्टिव इस तरह की कोई भी नीड है, तो वो सब नीड्स को ध्यान में रखकर ही बच्चों का प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को थेरेपीज़ दी जाती हैं। थेरेपीज़ अगेन मैं कहूँगी कि बच्चे के नीड्स के अकॉर्डिंग होती हैं, कितना किसी बच्चे के लिए रिक्वायर्ड है, हर एक बच्चा अलग है और हर एक बच्चे की नीड्स भी अलग हैं। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी चीज़ हम करेंगे बच्चे की यूनिक नीड्स को, उनकी स्पेसिफिक नीड्स को ध्यान में रखकर ही उसका प्लान डिज़ाइन करेंगे।
जिन बच्चों को सेंसी इश्यूज़ रहते हैं वो या फिर तो हाइपो सेंसिटिव या फिर हाइपर सेंसिटिव हो सकते हैं किसी भी स्टिमुलाई को लेकर। ऐसे में बच्चों की उन नीड्स को समझना और उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बच्चे की स्पेसिफिक नीड्स होती हैं, उनके हिसाब से ही बच्चों का प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाता है। सेंसी इंटीग्रेशन थेरेपी के थ्रू बच्चों की सेंसेस को कोऑर्डिनेट करने का काम, उन्हें इंटीग्रेट करने का काम किया जाता है, ताकि बच्चे सही से एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करें और सही से बिहेव कर पाएँ। उनके लिए बैलेंस और कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज़ करना या फिर थेरेपी बॉल के साथ में उन्हें स्कूटर बोर्ड देना, ये सब चीज़ें, स्विंग्स देना, ये सब चीज़ें उन्हें सेंसरी इनपुट देती हैं, स्पेशली अगर आपका बच्चा सेंसरी सीकर है और उसे सेंसरी मूवमेंट की क्रेविंग रहती है। ऐसे में बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ बच्चे जो हाइपो सेंसिटिव रहते हैं, उन्हें बाउंस करना बॉल पर उनकी सेंसेस को अलर्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बच्चों को जो टेक्टाइल जिनको इश्यूज़ रहते हैं, उनके लिए कुछ ऐसी टेक्टाइल एक्टिविटीज़ उन्हें देना, सैंड वाटर देना, वाटर प्ले देना या फिर कि क्ले या स्लाइम देना भी बच्चों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है, क्योंकि इससे बच्चों की टेक्टाइल सेंसिटिविटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, उनकी टेक्टाइल अवेयरनेस को बढ़ाया जा सकता है। ये एक्टिविटीज़ दोनों तरह के बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है। इसके अलावा बच्चों को वाइब्रेशन देना, वाइब्रेशन बच्चों को शांत और फोकस रहने में हेल्प करता है। इसके साथ ही बच्चों को कुछ ऑब्स्टिकल मैं इसमें करवा रही हूँ, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को देना जिसमें बच्चों की अब सभी बॉडी और उसके ब्रेन दोनों पर काम कर रहे हैं। ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल रहती हैं। डीप प्रेशर की एक्टिविटीज़ बच्चों को दी जा सकती हैं या उन्हें वो सेंसरी इनपुट देना जिनकी उन्हें क्रेविंग है, बहुत ज़रूरी है। ये सभी चीज़ें अगर हम इन चीज़ों को समझ पाते हैं तो हम बच्चे के लिए सही इंटरवेंशन प्लान कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों की प्रोग्रेस के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि हमें बच्चे की नीड्स को समझने की ज़रूरत है और उसके हिसाब से ही बच्चे को एजुकेट और ट्रेन करने की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।